Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this video, we will discuss about the elastic modulus. बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड लास्ट में हुक्स लॉ के बारे में डिस्कशन किया था. चलो, तो उस लेक्चर को फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो आपको ये लेक्चर समझने में थोड़ी आसानी होगी. चलो, तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है. बच्चों, हमने देखा था कि अगर हम किसी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या तो कॉम्प्रेस करते हैं तो वो बॉडी का जो डायमेंशन है, जो एक्चुअल डायमेंशन है, वो चेंज हो जाता है. दैट मीन्स उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाता है. जैसे ही हमने जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की फॉर्म में अप्लाई किया था, वो फोर्स जैसे हम रिमूव करेंगे तो वो बॉडी अपने एक्चुअल शेप एंड साइज और वी कैन से अपने एक्चुअल डायमेंशन में फिर से आने की ट्राई करेगी. तो जो बॉडी पे लगने वाला फोर्स रिमूव करते बॉडी अपने एक्चुअल डायमेंशन में फिर से आने के लिए और वी कैन से अपना एक्चुअल डायमेंशन रिगेन करने के लिए हमने जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस करती है. सो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. ओके, स्ट्रेस तीन टाइप के थे. उसमें फर्स्ट था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. स्ट्रेन के बारे में बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल स्ट्रेस पे फोकस करते हैं. सो फर्स्ट था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. उस लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे. फर्स्ट वन था टेंसाइल स्ट्रेस एंड सेकेंड वन था कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस कब मिलता है हमें? अगर किसी बॉडी को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो उस बॉडी का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज होता है, वो बॉडी इलोंगेट होती है, उसकी लेंथ कुछ इंक्रीज होती है, तो हमें जो स्ट्रेस मिलेगा ऐसे स्ट्रेच पोजीशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे. ओके, एंड जब हम किसी बॉडी को कंप्रेस करते हैं तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं. सेकंड टाइप था स्ट्रेस का शियरिंग स्ट्रेस. जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का जो शेप है वो शेप चेंज हो जाता है, तो प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को हम बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस. लास्ट में एक स्ट्रेस था वॉल्यूम स्ट्रेस. जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का जो वॉल्यूम है, दैट मींस उसका तीन डायमेंशन चेंज हो जाता है, तो ऐसे स्ट्रेस को बच्चों क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेस. चलो, अब बात आती है स्ट्रेन की. तो स्ट्रेन क्या होता है? मान लो बच्चों, अगर हम इस मार्कर को स्ट्रेच करते हैं तो इस मार्कर की लेंथ इन डेल्टा एल जितनी इंक्रीज होती है. अगर हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस बॉडी का डायमेंशन चेंज होता है, सो द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन तो इट्स ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन. इफ वी टॉक अबाउट longitudinal strain, so we can write the change in length to its original length. If we talk about shearing strain, so shearing strain होता है बच्चों relative displacement between two faces divided by original length of object. मान लो बच्चों एक सिलेंडर है हमारे पास, उस सिलेंडर की जो डाउनवर्ड फेस है, उसके क्रॉस सेक्शन की जो डाउनवर्ड फेस है उसको हम यहाँ पे पाइवट कर देते हैं, दैट मीन फिक्स कर देते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे
फोर्स अप्लाई करते हैं, पैरेलल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये बॉडी इस फेस की कंपेयर में ये जो फेस है वो कुछ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो उसने जो कुछ डेल्टा एक्स जितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम इस बॉडी के, इस ऑब्जेक्ट की लेंथ से डिवाइड करते हैं, तब हमें जो स्ट्रेस मिलेगा, हमें जो स्ट्रेन मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन बोलेंगे। सो शियरिंग स्ट्रेन इज इक्वल टू रिलेटिव displacement between two faces divided by its original length. And if we talk about the volume strain, so volume strain होगा change in length, change in volume to its original volume. Okay, चलो अब जो एंड लास्ट में हमने हुक्स लॉ डिस्कस किया था, एंड हुक्स लॉ को हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, for small deformation, for the small amount of deformation, stress and strain both are directly proportional to each other. So we can write stress is equal to, stress is proportional to strain. If we remove the symbol of proportionality, we have to add one constant. So we can write स्ट्रेस इज इक्वल टू k इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, सो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू k, वेयर k इज नोन एज इलास्टिक मॉड्यूलस, वेयर k इज नोन एज इलास्टिक मॉड्यूलस। तो इलास्टिक मॉड्यूलस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलास्टिक मॉड्यूलस ऑफ द गिवन मटेरियल is the ratio of stress divided by strain। तो देखो यहाँ पे इलास्टिक मॉड्यूलस है the ratio of stress and strain is known as elastic modulus, or we can say modulus of elasticity। ओके चलो अब ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है और वी कैन से इलास्टिक मॉड्यूलस है, उसको तीन टाइप्स के हैं। उसमें फर्स्ट है यंग्स मॉड्यूलस। अब यंग्स मॉड्यूलस किसको बोलेंगे, तो देखो ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का रेशियो है। तो यंग मॉड्यूलस भी वन काइंड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ही है, तो उसमें भी रेशियो किसका होगा, स्ट्रेस टू स्ट्रेन का होगा। बट यहाँ पे जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा वो लॉन्जिट्यूडिनल होगा। सो वी कैन से the young modulus is the ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain। जब भी हम longitudinal की बात करते हैं तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है, the first one is tensile and second one is compressive। so यहाँ से हम लिख सकते हैं the ratio of tensile or compressive, in short we can write longitudinal stress to the longitudinal strain is known as Young's modulus। Young's modulus can be denoted by capital letter Y, capital Y letter। So Young modulus is equal to stress divided by strain, longitudinal stress divided by longitudinal strain। This is our equation number 1। अब बच्चों हमने स्ट्रेस का फार्मूला देखा था, द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे कौन सा डायमेंशन चेंज होगा, इफ यू टॉक अबाउट टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, सो यहाँ स्ट्रेन, तो यहाँ पे चेंज होगा लेंथ, सो चेंज इन लेंथ टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, सो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। चलो ये दोनों स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वैल्यू को यहाँ पे हम यंग्स मॉड्यूलस के इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस वी कैन राइट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, and instead of writing longitudinal strain
we can write the change in length to its original length. So ये जो a है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये जो l है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. So the final expression of Young's modulus comes out to be f into l divided by a into delta l. बच्चों ये ध्यान में रखना, बिकॉज यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. चलो, नाउ द SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस. अब देखो यहाँ पे ये L भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ वो भी काइंड ऑफ लेंथ है. सो दोनों का SI यूनिट मीटर मीटर होगा. यहाँ पे भी मीटर, यहाँ पे भी मीटर. सो मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाएगा. सो यंग मॉड्यूलस, यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. सो SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल, एंड पास्कल इज अ SI यूनिट ऑफ प्रेशर. ओके, अगर हम किसी बॉडी पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी एरिया पे, सो परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, एंड प्रेशर का SI यूनिट होता है पास्कल. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पास्कल. If we talk about CGS unit of Young's modulus, तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन की जगह पे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट होगा, CGS यूनिट होगा फोर्स का डाइन, एंड एरिया का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ Young's modulus is same as the Young's dimension formula of pressure, m1 l minus 1 e power minus 2. The second type of elastic modulus is shear modulus, and another name of shear modulus is modulus of rigidity, which is denoted by symbol capital G. The ratio of shearing stress to its corresponding shearing strain is known as shearing modulus, which is denoted by capital G, and which is also known as modulus of rigidity. इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? Modulus of rigidity. So modulus of rigidity capital G is equal to shearing stress divided by shearing strain. So sigma S divided by ES. चलो बच्चों, हमने जब शियरिंग स्ट्रेन की बात की थी तो हमने शियरिंग स्ट्रेन के बारे में लिखा था रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय लेंथ एल. सो वी कैन राइट स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय लेंथ. सो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे. सो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G is equal to F into L divided by A into delta x. ओके, चलो अब बच्चों कुछ एंगल फॉर्म हुआ था जब हमने स्ट्रेन के बारे में बात की थी, शियरिंग स्ट्रेन के बारे में बात की थी. सो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x divided by L. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डेल्टा x by L वी कैन राइट थीटा. सो यहाँ पे लिखो आप डेल्टा x by L की जगह पे हम थीटा लिख सकते हैं. सो G is equal to F by A divided by theta. यहाँ पे जो A है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो वी कैन राइट F G is equal to F divided by A into theta. अब जो F by A है, F by A है shearing stress. Shearing stress can be denoted by sigma S. सो यहाँ से हमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल G is equal to क्या मिलेगा? shearing stress सिग्मा S डिवाइडेड बाय थीटा. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. एंड द थर्ड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज बल्क मॉड्यूलस. द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉड्यूलस. बच्चों, हमने जब वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में बात की थी तब हमने एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को किसी हाई प्रेशर वाले फ्लूइड में इमर्स किया था. जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को हाई प्रेशर वाले फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो
उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की सरफेस पे जो फ्लूइड है वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है, दैट मींस उस पे कुछ प्रेशर लगाती है। उस लगने वाले प्रेशर की वजह से उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है, दैट मींस उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। सो यहां से हम लिख सकते हैं बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन। सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन। अब बच्चों स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन होगा चेंज इन वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। फोर्स पर एरिया विच इज प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एज इट इज। बच्चों यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन दिख रही है, हमने नेगेटिव साइन को इसलिए लिखा है यहाँ पे बिकॉज जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को हाई प्रेशर वाले फ्लूइड में इमर्स करेंगे तो फ्लूइड उस पे कुछ प्रेशर लगाएगा। प्रेशर इंक्रीज होने पे उस बॉडी का डायमेंशन और वी कैन से उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। सो दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट the change in or we can say the compress in the volume of given object which is immersed in a fluid। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक इलास्टिक मॉड्यूलस और वी कैन से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर का जो थियरी पोर्शन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों हम इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके इसको क्या करेंगे कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।